बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी साइफर तहकीकात का मामला है। कल भी एक बड़ी खबर इस हवाले से सामने आई थी और आज जो है इस पर रिएक्शंस और जो स्टेटमेंट्स है उसका सिलसिला जो है वो जारी है। साइफर को पब्लिक करने की सज़ा 14 साल हो सकती है, कहना है वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा का, और साइफर को गुम करने की सज़ा 3 साल है। मुसद्दिक मलिक ये कहते हैं साइफर की हिफाजत की जिम्मेदारी यकीनन चेयरमैन PTI के ऊपर जो है वो आयद होती है। बहरहाल इस मामले के ऊपर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब को 14 जुलाई को बुला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो जाएंगे और हकायक बताएंगे। 25 जुलाई को चेयरमैन PTI की तलबी भी इसी हवाले से हो चुकी है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का भी इस हवाले से जो है वो रिएक्शन सामने आ गया। इस पर भी हम करेंगे बात। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल तैयार हैं जी इलेक्शन कराने के लिए। वो कहते हैं कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करें या पहले तहलील हो जाएं, हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यानी यहाँ से तो जो भी इंतखाब के अंदर रुकावट थी वो दूर हो चुकी है। अब क्या फैसला होता है इस पर मुनहसर है कि इलेक्शन कब होगा। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी फिलहाल तर्क किया फैसला वापसी का और कहा जा रहा है कि सितंबर में अब इसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा कि कब वापसी होनी है। MQM वहीं पर बज़िद है कि डिजिटल मरदमशुमारी जो उसके तहत इंतखाबात कराए जाएँ, नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराए जाएँ। तो हुकूमत भी जो है वो इस पर गौर करिए ज़रा। ये कहते हैं कि इजलास बुलाकर इसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र किया जाएगा कि क्या इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक हो सकते हैं। खैबर में खुदकुश हमला नाकाम बनाया गया जी। यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या है, 4 पुलिस एहलकार इस हमले के नतीजे में शहीद हुए हैं जबकि 2 हमलावर हलाक हुए हैं। बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से, जहां पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है पासपोर्ट। मुसलसल तीसरे साल दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार। बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? खैरियत से जी बिल्कुल। बुखारी साहब, ये जो मामला हम डिस्कस करने लगे हैं साइफर का, कल एक बड़ी खबर इस हवाले से आई थी और मेरे ख्याल में आप कुछ एक्शन इस हवाले से करके दिखाते होते हैं जो अब बड़े मशहूर होना शुरू हो गए। लोगों ने पर्सनली मुझे कहा है कि वो बुखारी साहब जो साइफर के ऊपर करते हैं तो साइफर के अंदर से निकला भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। साइफर के हवाले से अब तहकीकात का मामला जो है वो खुल चुका है। कहाँ तक जाएगी बात? शाह महमूद कुरैशी तलब हो गए हैं, असद उमर को बुला लिया है, चेयरमैन PTI की तलबी का नोटिस भी वसूल करा लिया गया है। अब कहाँ तक जाएगी बात? वो एक मशहूर शेर है ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते 14 महीने गुजर गए हैं। ये साइफर पर अब तक सवाए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के, बयान जारी करने के, टीवी टॉक शोज में बैठ के गुफ्तगू करने के अलावा इन्होंने कुछ करके नहीं दिया इसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी नाअहली इस हुकूमत की कोई हो नहीं सकती। यानी हमें ये बताया जा रहा है कि इसकी सज़ा क्या है। वो भाई सज़ा हमें पता है क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी ये आता है। ये बड़ा घिनौना जुर्म है। 2 मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं खान साहब ने दाव पर लगा दिए। अपने ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक को यानी नाकाम करने के लिए सबूत किस चीज़ का चाहिए? सबूत तो इसके अंदर किसी का चाहिए ही नहीं है। एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसको पब्लिक नहीं होना चाहिए था, जिसको PTI के चेयरमैन ने जलसाए आम में लहरा लहरा के उसके कंटेंट बताने की कोशिश की। फिर उसके बाद जब उनको ये बताया गया कि 2 एपिक जो हमारी एजेंसीज़ हैं जिनकी दुनिया भर में शोहरत है, उन्होंने इसकी डिटेल्ड इंक्वायरीज की हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई साजिश आपके ख़िलाफ़ नहीं हुई है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि साजिश कोई नहीं है, सिर्फ लफाजी जो है वो काबिल इतराज़ थी, ऑफेंसिव थी। उसके ऊपर डिमार्च जो है करने का फैसला किया गया और डिमार्च कर दिया गया। इसके बाद तो ये मामला बिल्कुल क्लियर था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो फॉरेन ऑफिस की कस्टडी में होना चाहिए था, जिसकी कापियाँ 5 अहम लोगों को जाती हैं, हमने कल भी बताया था, और उसको कभी पब्लिक नहीं किया जाता। ये दोनों जुर्म तो अपनी जगह हैं। फिर तीसरा जुर्म ये है कि आप एक सरकारी डॉक्यूमेंट को उठा के अपने घर ले गए, और जब आप घर ले गए तो फिर उसके बाद आपने कहा कि वो चोरी भी हो गया। आप ज़रा मुझे अंदाज़ा करके बताइए, क्या दिस इज हाउ स्टेट इज रन? दिस इज हाउ ए प्राइम मिनिस्टर शुड एक्ट एंड रिएक्ट? तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। हुकूमत साहब जो हैं उन्होंने करके कुछ नहीं दिया इस हवाले से अभी तक भी। अभी भी ये जो FIA की तरफ से जो इनिशिएटिव आया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे तफसील के साथ। जाहिर है वो असद उमर साहब जो नारे मार रहे हैं, बढ़ के मारने की आदत पुरानी है उनकी। उन्होंने बढ़ के मार मार के अपनी पार्टी के चेयरमैन का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं तो 4-5 कुछ करने की वजह क्या है भाई साहब? हुकूमत तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा नहीं, उसका तो मातम हम कर रहे हैं, मुझे दूसरों को भी कर लेने देना थोड़ा सा। हुकूमत की तो का मातम तो हम कर रहे हैं, वो तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब हजरत साहब ने ये एक इलीगल, इमोरल, गैर सफारती हरकत की थी,
उनके वज़रा की जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें समझाएं कि आप ऐसा ना करें, ये करना कानून के भी मुताबिक नहीं है, रवायात के भी मुताबिक नहीं है, डिप्लोमेसी के मुताबिक भी नहीं है। बजाय इसके उन्होंने उसके ऊपर जो नाराजनी की है, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, नेम देम, सारे के सारे, वो शिबली फराद साहब भी वो एक चीज़ हैं। वो वालिद तो उनके खैर माशाल्लाह बहुत शोहरत याफ्ता थे, उनकी क्या शोहरत है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। इन सब ने जिस किस्म की नाराजनी इसके ऊपर की, जितना इस बयानिए को तकवीत देने की कोशिश की, ये सारे बराबर के मुजरम हैं। मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था शाह महमूद सबसे बड़े मुजरम है, इसलिए कि उन्होंने एक ढंग के साइफर की गलत ट्रांसलेशंस करके अपनी पार्टी के चेयरमैन को उकसाया, भड़काया और उनसे हवा में तीर चलवा दिया। नहीं तो ये कन्फेस करने वाले हैं वो जाके 24 अच्छा, अब हमारे जो ब्यूरो चीफ है ना जी इस्लामाबाद में सिटी 42 ग्रुप के इब्राहिम राजा साहब, अच्छा, उनकी एक्सेस है, वो अक्सर अहम इश्यूज के ऊपर ना स्टेट डिपार्टमेंट से बराह रास्त रब्ता कर लेते हैं। अच्छा, तो उन्होंने रब्ता किया, फिर उन्होंने कहा जी बताएं इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी हम कोई दर्जनों बार कह चुके हैं कि दिस साइफर थिंग इज नथिंग बट एब्सोल्यूट नॉनसेंस, देयर वाज नो रियलिटी इन इट, देयर वाज नो ट्रूथ इन इट। और दूसरी बात यह है कि हम कभी भी किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करते। ये तो चलिए हो गया, एक ये तरीकाकार भी यही है कि आप इतनी बड़ी हुकूमत से जो सुपर पावर है उसके सही जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे रिएक्शन लेते हैं। और इस मामले में हमारे इब्राहिम राजा साहब जो है इनकी शोहरत बड़ी अच्छी है, तो वो तो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अमरीका बेपनाह ब्रीफिंग्स में इन सवालात के ऊपर, ये जो आजम खान साहब हैं उनके इस कन्फेशन के बाद लिया है जी, लेटेस्ट है, बिल्कुल आज की ये डेवलपमेंट है, आज का ही ये उनका अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्स भी है। देखिए ये जो आजम खान साहब का इतराफ़ी बयान है उसके बाद से सिचुएशन रेडिकली बदल गई है, क्योंकि आजम खान साहब उस पूरे एपिसोड के एक रुकन थे, बहुत अहम। हाँ। याद होगा आपको, हमने कल भी याद कराया था अपने नाज़रीन को, वो जो एक वीडियो लीक हुई थी, ऑडियो लीक हुई थी, तो उसके अंदर खान साहब और आजम खान साहब दोनों जो हैं मिलके जिस तरीके से इसको ट्विस्ट करने की बातें कर रहे थे, अगर वही शख्स बयान दे रहा है कि नहीं जनाब ये तो सारा ड्रामा था, तो हमने झूठ गढ़ा था, तो उसके बाद कौन से सबूत की ज़रूरत रह जाती है, ये होगी एक बात। दूसरी बात यह है कि वापस आऊँगा मैं हुकूमत की तरफ। देखें, हुकूमत के पास सवाए बढ़ के मारने के कोई काम नहीं है। पता नहीं किस चीज़ से डरते हैं। एक तो उनको ये एहतमाल है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेंगे अदालतों में जाके उसका पट्टा बैठ जाना है, ये होता भी रहा है अब तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता ही है ना, आप मेरी बात से इत्तेफाक तो कर लेती हैं कभी कभी ना, ये वाला खौफ उनको तो नहीं है कि वो अपने सर नहीं लेना चाहते। हाँ देखें, सर तो लेना पड़ेगा, अगर सर नहीं लेना पड़ेंगे तो वो सर पे चढ़ जाएगा, इनको पता नहीं है ये। नहीं तो ये तो करके वो दिखा चुके हैं, ये उनको करके दिखाना पड़ेगा। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, इसलिए कि इसके गहराई में अगर आप जाएं तो इससे दो बड़े ममालिक जो हैं उनकी पॉलिसीज़ का ताल्लुक था। खान साहब ने ये ड्रामा रचाया था कि जी मेरे मॉस्को जाने पर जो है वो अमेरिकन नाराज थे, क्योंकि मैं एक ऐसे मौके पे गया था जब अगले दिन रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। ये कोई छोटी बात नहीं है ये। वाई डिड यू डिसाइड टू गो टू ए सेकंड सुपर पावर एट ए टाइम व्हेन इट वाज जस्ट अबाउट टू कमिट एग्रेशन और वट एवर द स्ट्रेटजी दैट कंट्री हैज़। फिर अगर आप चले गए थे तो फिर आपको अपनी तबाही जो हो रही थी, आपकी जो आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, उसके लिए इसको डिफेंस नहीं बनाना चाहिए था। जब आपने ये बना लिया तो दूसरी जो सुपर पावर थी उसकी तरफ से जितना शार्प रिएक्शन आया वो आपने भी देखा, वो मैंने भी देखा, वो नेचुरल था मेरे ख्याल में, और विच वाज एब्सोल्युटली नेचुरल। अब देखिए, गुजारिश ये है कि असद उमर साहब ने आज भी बड़क मारी है कि मैं जा रहा हूँ, हम देखेंगे, वो शाह महमूद कुरैशी को बुलाया है और हम जाके हकायक बताएंगे। हकायक नहीं है भाई इसमें, कोई भी हकायक सामने आ गए जितने हैं इसमें। मैं वो ही पूछना चाह रही हूँ, ये हकायक हैं क्या? क्या हकायक वैसे ही है जैसे आजम खान साहब ने बोला है? क्या वो भी जाके कहेंगे कि हाँ जी हमारे सामने हुई थी साजिश और वादा माफ गवाह? इस तरह की सिचुएशन बनने जा रही है। तो इन्होंने वहाँ सच बताना है जाके, तो इन्हें दो चीज़ें बतानी चाहिए। एक तो ये कि जी खान साहब से गलत हरकत सरजद हुई, दूसरा ये कि जी हमसे बड़ी गलती हुई, हमने उनकी बात सुन के और आगे आंखें बंद करके तबला बजाना शुरू कर दिया। ये जो तबलची थे ना जो, और जो तबलची हैं उन्होंने बर्बादी कराई है अपनी पार्टी की भी, अपने पार्टी चीफ की भी। ये मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक इफ खान साहब वॉज दैट एम्बिशियस और इफ ही वॉज दैट बिग ए फूल
कि उन्होंने अपनी तरफ से ये चीज़ें घड़ ली हैं। ये नीचे के जो तबलची होते हैं ना, एक और तबलची आजकल रूपोश हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं कहाँ हैं, आपको पता ही है ना जिसकी तरफ मेरा इशारा है। तो ये जो है इन्होंने मरवा दिया है। ये जो इनके इर्द गिर्द के जो विशेष सर्कल था ना, जिसको मैं हमेशा विशेष सर्कल कहता था, लोग ऑफेंस लेते थे मेरी बात का। और जब मैं ये बातें करता हूँ तो ये जो इनका गाली ब्रिगेड है ना, वो जो कुछ मेरी शान में तराने गाते हैं वो भी आपने भी सुने, वैसे, मैंने पढ़े हुए हैं। वैसे आज तो उनको आपको क्रेडिट देना चाहिए कि वाकई विशेष सर्कल था। हाँ, नहीं वो उनको आस्ता आस्ता रियलाइज होगा, आप फिक्र ना करें। ये लोग पार्टी के जेन्युइन वर्कर के सामने शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब देखिए ये ऊंट किस करवट बैठेगा, जरा इसकी तरफ आ जाते हैं। आज की जो लॉ मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नज़ीर अहमद तारड़ साहब जो है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो साइफर है इसको पब्लिक करने की सजा 14 साल है। ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है। ऑल दे नीड टू एस्टेब्लिश कि क्या ये साइफर पब्लिक किया गया, इसका एक गवाह नहीं है। ये खुद क्लेम करते हैं कि उस जलसे में लाखों लोग थे। वो तो खैर लाखों, हजारों को लाखों कहना तो ये इनका यानी विरसा रहा है, लेकिन हजारों भी थे अगर, तो पब्लिक तो हो गया ना। पब्लिक तो हो गया। 5 से ज्यादा लोग जो है वो पब्लिक में शुमार होने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये, दूसरा जो है ये कहते हैं ये साइफर सिर्फ 2 से 3 लोगों की नजरों से गुजरता है। करेक्ट। ये कॉपी फॉरेन ऑफिस में आती है और फिर 5 हाथों में जाती है। अच्छा। एक फॉरेन सेक्रेटरी के पास रहती है, एक फॉरेन मिनिस्टर को जाती है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाती है, एक प्रेसिडेंट को जाती है, एक प्राइम मिनिस्टर को जाती है। दैट्स इट। अच्छा, 5 से ऊपर नहीं। और इंटेलिजेंस एजेंसीज को जाती है कॉपी। वो फॉरेन ऑफिस वाली कॉपी हमने वैसे फालतू भी नहीं है। ये एक प्रोटोकॉल है उसका। इस साइफर के ऊपर अगर कोई एक्शन इनिशिएट करना होता है तो ये 5 लोग फैसला करते हैं। सही है। लिहाजा जब ये साइफर आया तो फौरी तौर पर दोनों एपिक एजेंसीज जो है हमारी, ISI और MI, उन्होंने इनिशिएट की इन्वेस्टिगेशन कि इसकी हकीकत क्या है। और इससे पहले कि वो इसको पब्लिक करते, वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि इसमें कोई साजिश नहीं है। इसमें सिर्फ लफाजी गलत चुनी गई है, लफाजी को अदा करने का तरीका गलत था, उसी के ऊपर डिमार्च भी हुआ है। लिहाजा इस कहानी को इतना बड़ा अफसाना बना लेना कि जी मेरी हुकूमत तबाह करने के लिए साजिश हो गई, चलें अगर आप यहाँ तक भी रहते तो मैं कहता कि शायद आपकी बात में कोई वजन है। बाद में आपने फिर साबित करना शुरू किया कि नहीं नहीं अमेरिका का तो कोई कसूर ही नहीं है इसमें, वहाँ कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेड साजिश नहीं थी, ये तो यहाँ हैच की थी। किसने हैच की थी, फिर नाम आ गया उसका। अच्छा, इस केस में एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये भी है ना बुखारी साहब कि अभी जो ये तमाम मामला है, खान साहब अभी अपने पहले वाले स्टांस पे नहीं खड़े हुए, वो भी उससे पीछे हट चुके हैं। जी जी, वो तो बार बार कह चुके हैं। पहले उन्होंने कहा दैट साइफर इशू इज बिहाइंड माय बैक। हाँ। लेकिन बिहाइंड माय बैक हो नहीं सकता ना, अभी ये मामला खुला पड़ा है। अब ये मामला जो है खुला पड़ा है, इसमें ताखीर कर दी। मैं आपको कह रहा था अभी बिहाइंड माय बैक नहीं, अभी तो सामने खड़ा है। 25 जुलाई को तलबी हो गई, ताखीर की है। वो जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग हैं। वो बहुत सारी चीज़ें जो हुकूमत नहीं चाहती कि तोशाखाना का फैसला हो जाए इस वक्त। हुकूमत नहीं चाहती टेरिन खान वाला फैसला हो जाए अब। अच्छा। हुकूमत नहीं चाहती फॉरेन फंडिंग वाला फैसला हो जाए, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि बड़े हजरत जो हैं, अच्छा, जिन्होंने जमानतों का एक ऐसा जुम्मा बाजार सजाया है और सजवाया है डाउन द लाइन कि जिसकी पूरी इंसानी तारीख की, इंसाफ की जो तारीख है उसमें कहीं मिसाल नहीं मिलती। टाइम गेन कर रही है हुकूमत। नहीं मैं अर्ज करूँ ना, आप मुकम्मल कर लेने बात। वही वाला एक तो ये है कि आपने एक जुर्म किया, आप पकड़े गए, आपकी जमानत कर ली। आपने एक जुर्म किया, आप पकड़े नहीं गए, आपने प्री बेल अरेस्ट ले ली। सदके जाएं इस अदलिया की अजमत के, इनका जो जुर्म अभी सरजद नहीं हुए, जो जुर्म अभी किसी को मालूम नहीं है, उनमें भी जमानत। देखे अब्बे का, जिसको कहते हैं अब्बे दा वाड़ा, ये कानून थोड़ी है, ये तो अब्बे दा वाड़ा है। और ये मिसालें जो हैं, ये इसको कहते हैं बैड प्रेसिडेंट्स। ये ना कानून की किताबों में कहीं पाए जाते हैं और ना कभी कोई इसका फख्र से जिक्र करता है। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मर्डर केस है, उसको कहते हैं जुडिशल मर्डर था, वो कहीं कहीं वो प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। और इस आपको नहीं लगता हुकूमत को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए था? बल्कि अगर हुकूमत अपना पार्ट प्ले करती तो आपके साथ बैठ के मजीद एक्सपोज करते। मैंने आपके साथ सामने बैठ के ये कहा, ये हुकूमत की नाअहली है, ये हुकूमत की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और बताएं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं? सही है। और इसका हमेशा फायदा जो है ना वो एक्यूज्ड को पहुंचता है। जब आप ताखीर कर देते हैं ना, टाइम बार समझते हैं ना आप, एक टर्म होती है ये। बिल्कुल। अभी और बहुत सारे केसेस में वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एब्सोल्युटली सही है। तो मेरे ख्याल से इस हुकूमत की इस नाअहली पर एक मरतबा मुझे फिर तबर्रा कर लेने दीजिए कि ये आपने नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया है और आप इसकी जिम्मेदारी से मुबर्रा
सही है। ब्रेक लेने का मुझे बार बार कहा तो जा रहा है, लेकिन एक दो नुक्ते ऑब्वियसली पीटीआई चेयरमैन 25 जुलाई को तलब हो चुके हैं, अब पेश होते हैं नहीं होते, क्या मंजरनामा बनता है। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों को इंतखाबी मैदान से बाहर करने की एक बार फिर से शदीद मुखालफत करती हुई नजर आई। कह रहे हैं सारी सियासी रजिस्टर्ड जमातों को नहीं, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है और अभी करते हैं बात इसके ऊपर। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो पहले उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि मैं अदालतों में जाऊंगा ही नहीं, और वो इंतहाई कामयाबी से चलाई उन्होंने। और उनकी तो खैर बसात क्या थी, सदके जाए हमारी अदलिया के, उन्होंने मेक श्योर किया कि तू घर बैठ, असी तेरे लिए वो कुछ करांगे जरा किसी ने किसी वास्ते कभी नहीं किया, और उन्होंने किया। आप देखें तो शाखाना टेरन केस, फंडिंग, ऐसे खौफनाक केस हैं, उनमें आज तक वो किसी अदालत में पेश नहीं हुए। अब नैब बुला रही है, वहां भी नहीं जा रहे। अब ये इस साइफर के ऊपर भी पाबंदी लगाई हुई थी हाई कोर्ट ने कि स्टॉल करें इसको, वो तो अब हटाई है वो पाबंदी, तो एफआईए जो है फौरी तौर पे मुतहर्रक हो गई। ठीक है, ये अगर जाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो सजा जजा की नौबत आएगी। देखते हैं कि असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी के जाने के बाद अगले दिन खान साहब वहां जाते हैं या नहीं। पार्टी पर पाबंदी का जो खतरा है वो चल रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इसी फोरम पर बैठ के मैंने और आपने इसकी इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर हमेशा मुखालफत की है, और पीपल्स पार्टी को उसका क्रेडिट जाता है कि वो इसके बारे में बहुत वोकल है। और नून लीग ने भी ये कहा है कि जी हम किसी भी पार्टी के ऊपर बैन लगाने के खिलाफ हैं, और ये मेरे ख्याल से जमहूरी सोच है, इसको पनपना चाहिए। ठीक है, सही जी। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमें इंतखाब के हवाले से, बिल्कुल अहम और ज़रूरी बात जिसके ऊपर हर कोई जो है वो जानना चाह रहा है कि कब इंतखाब होगा, कब जो है वो कायद मुस्लिम लीग नून की वापसी होगी, और फिर इंतखाब जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत होगा या पुरानी। तो ये बड़े अहम सवाल हैं, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक जी। इलेक्शन कमीशन जो है वो तो तैयार है इलेक्शन के लिए, क्योंकि ये सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि इंतखाब होंगे कब। अब उन्होंने अपने सर से तो उतार दी है जिम्मेदारी। वो कहते हैं जी स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की असम्बलियां मुद्दत पूरी करें या पहले तहलील हो, हम इलेक्शन के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। तो बुखारी साहब, फिर ये तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो कोर्ट है, बॉल है, वो कोर्ट में डाल दी है सियासतदानों की, कि जो फैसला करेगी हुकूमत, जिस तरीके से मिल बैठकर फैसला होगा, हम तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई डिले जो है वो नहीं है। वो कहते हैं कि 12 अगस्त को असम्बली तहलील हुई तो भी 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन वो करा देंगे। देखिए, गुजारिश यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ये पहली दफ़ा नहीं कहा है। अगर आपको याद हो, जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई तारीख मुकर्रर की थी पंजाब की और केपीके के इलेक्शन की, पंजाब के इलेक्शन की, तब भी उन्होंने कहा था कि जी हम तो तैयार हैं। लेकिन किस तरह से कहा था वो फ़र्क है। मैं आ रहा हूँ उसी तरीके से। अगर आपको याद हो, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है इंटरम, वो उन्होंने भी ये कहा था कि जी हमारा तो बुनियादी काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, हम उसके लिए आए हैं। तो ये उनकी प्रिपेयर्डनेस और विलिंगनेस तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, होना भी यही चाहिए, उनको कहना भी यही चाहिए, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन जो हर साल जिसके लिए एलोकेशंस होती हैं, 5 साल का वक्त उनके पास होता है, तो उनको तैयार होना चाहिए। असल इशू ये नहीं है, असल इशू जो है उसके ऊपर फंसी हुई है एमक्यूएम। और वो इशू ये है कि क्या इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे या पुरानी मरदमशुमारी के बारे में होंगे। जो हमारे पास अब तक के शवाहद, इंडिकेटर्स या स्टेटेड पोजीशंस हैं, वो ये है कि इलेक्शन जो है वो होंगे पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर, पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर, इसलिए कि नई हल्का बंदियाँ करने के लिए, नई वोटर लिस्ट बनाने के लिए कम से कम 6 माह का अरसा दरकार होता है। ये स्टेटेड पोजीशन है इलेक्शन कमीशन की। सही है। अच्छा, अब यह है कि जैसा मैंने कहा कि एमक्यूएम इसके साथ लटकी हुई है, जमात इस्लामी भी उसके साथ मिल गई है, और अगर आपको याद हो तो मरदमशुमारी के हवाले से पीपल्स पार्टी की भी रिजर्वेशन हैं, उनको भी एतराज़ात हैं उसके ऊपर। अब देखना यह है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, क्या वो इस मामले को लेके खींचेगी और अपनी मुद्दत भी बढ़ाएगी और इलेक्शन में ताख़ीर करेगी या नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पर अब एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है बुखारी साहब, ये फैसला इंटरिम गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है ये फैसला करने का, या फिर ये हुकूमत जाने से पहले फैसला कर? गुड क्वेश्चन, एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन। आसार ये बता रहे हैं, ज़राए नहीं, आसार ये बता रहे हैं कि फैसला ये हुकूमत कर जाएगी, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट करेगी। लेकिन फिर आपने जैसे कि पहले भी जब हमने गुफ्तगू की तो आपने कहा कि अगर ये फैसला हो जाता है तो फिर इलेक्शन डिले होगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक, आपके तो नताइज जो आप नतीजा अखज़ करती है ना वो अक्सर ठीक होता है। इंटरिम गवर्नमेंट की मुद्दत फिर 90 दिन से भी बढ़ जाएगी, हाँ, बढ़ सकती है।
और अगर ये जवाब तस्लीम कर लिया जाए या इस जवाब के ऊपर असेंबली में लेजिस्लेशन भी हो जाती है या कोई रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो फिर इलेक्शन की ताखीर को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि जैसा मैंने कहा, नई हल्का बंदियाँ करने के लिए और नई वोटर लिस्ट जारी करने के लिए 6 माह का अरसा दरकार है। इलेक्शन कमीशन भी ये स्टेट कर चुका है, ये बता चुका है कि अगर हमें नई हल्का बंदियों पर, ये देखें ना, आपने जहाँ से ये सवाल उठाया है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि नई हल्का बंदियाँ और मरदमशुमारी की सूरत में हमें कम अज़ कम 4 महीने, यानी अगर वॉर फुटिंग पे काम हो तो फिर 4 महीने वरना 6 महीने का अरसा लगेगा। ठीक है। अब मेरा ख्याल से इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं कि अगर तो ये हुकूमत इनिशिएटिव लेती है कि ये फैसला कर ले कि इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के मुताबिक नई वोटर लिस्ट पर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट की मुद्दत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सही है। अब इसको हम यहाँ तो ये जो हुकूमत गौर करने जा रही है, ये सीरियस गौर करने जा रही है आपके ख्याल में? यहाँ पर एमक्यूएम को हमने कल भी बात की थी कि उनको तसल्ली देने के लिए, अगर आपको याद हो तो मैंने कल ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। कि हम आपकी बात पे गौर करेंगे। 3 रुकनी कमेटी के लिए उन्होंने नाम भी उनसे मांग लिए थे। अच्छा। मेरे ख्याल से हुकूमत ने ये कार्ड अपनी चेस्ट के साथ लगाए हुए हैं अभी, और वो अभी इसको शो नहीं कर रही है। जैसा कि हमने कहा कि अगर वो ये लेजिस्लेशन पास कर देते हैं और मोबिलाइज करते हैं एमक्यूएम को कि जी इलेक्शन जो है वो नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे, तो 6 महीने के लिए इलेक्शन गए मजीद। ठीक है। और ये जो डिले हुआ है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का, ये भी क्या इसी फैसले के मुंतजर हैं? अब आपको याद होगा मैंने और आपने बैठ के यहाँ अपने नाज़रीन को एक तारीख दी थी। हाँ। और जिसका बाद में हमने बड़ा देखा कि इंडिपेंडेंस डे की उसके ऊपर बहुत रिएक्शन भी आया पार्टियों की तरफ, मुतल्लिका पार्टियों की तरफ से भी, और ज़ाहिर है दूसरे जो हमारे दोस्त हैं पीटीआई वाले उनकी तरफ से तो आया ही। मेरे ख्याल से ये 14 अगस्त वाली बात तो हमें अपनी पोजीशन से वापस जाना पड़ेगा, इसलिए कि इशारे ये हैं कि अब वो शायद सितंबर के बाद आएंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी उस 14 अगस्त की डेट के साथ ये कहा था कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जब तक अदलिया की मौजूदा क़यादत तब्दील नहीं होगी, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। इसीलिए फैसला अब सितंबर में चला गया। अब फैसला जो है वो सितंबर में चला गया, क्योंकि 12 या 16 सितंबर को भाई साहब रिटायर हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस जो है वो आ जाएंगे। नए चीफ जस्टिस के आने के बाद जो तवक्कात लोगों को हैं या जो उन्होंने वाबस्ता की हुई हैं, उसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल से करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह कि इफ़ एनीबडी नोज काजी फायज ईसा क्लोजली, वो मेरिट्स के बंदे हैं, और अगर वो मेरिट्स पर जाएंगे तो फिर किसी को भी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये नहीं होगा कि जो ही वो आएंगे सारे पुराने फैसले अंडू हो जाएंगे, नए फैसले नए लोगों की मर्जी के मुताबिक हो जाएंगे, ये नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो केस जिसके ऊपर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन आई हुई थी वो जाली था, वो बिल्कुल उसका कोई प्रेमिसेस नहीं था, लिहाजा उसके अंडू होने के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है। बट दैट इज़ नॉट द ओनली सोर्ड हैंगिंग अराउंड नवाज शरीफ नेक। अच्छा। उनको एक मुकदमे में सज़ा भी हुई है 10 साल की, अगर आपको याद हो, जिसमें वो साल से थोड़ी सी ज़्यादा काट भी चुके हुए हैं। ठीक है। उसका भी फैसला होना है, होगा उसका भी फैसला उनके हक में, इसलिए कि उनके तमाम जो शरीक मुजरम थे बशमूल मरीम नवाज के, वो सब बरी हो चुके हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी हुई है कि दिस इज़ नो केस, सही है, ये जाली केस है। तो मुमकिन है उसमें भी उनकी गलू खलासी हो जाए, लेकिन ये एज्यूम करना कि उसके बाद बस धड़ाधड़ फैसले फिर जो है नून लीग की या पीपल्स पार्टी की मर्जी के होंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो आप कह रहे हैं कि उनकी वापसी भी अब जो है वो सितंबर में चूँकि चली गई है, और वो एक बहुत बड़ी वजह वही तकर्री है, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर कुछ हलकों में खुश फहमी है तो वो शायद इस बुनियाद के ऊपर है कि शायद जस्टिस काजी फायज ईसा का अपना एक पर्सनल क्लैश जो है वो रहा है, पर्सनल केस जो है वो रहा है, वो किस हद तक इफेक्ट करेगा, मैं ये पूछना चाह रही हूं। उनकी जो अदलिया के साथ तसादम कह लीजिए या जो उनकी नाखुशगवार यादें हैं, उसका फ़ायदा सियासतदानों को नहीं होने देंगे वो कभी भी। वो उनकी अपनी ज़ाती लड़ाई है, वो ज़ाती लड़ाई उन्होंने डट के लड़ी है। आपने देख लिया है कि जितना भी उनको कॉर्नर करने की कोशिश की, वो बेल आउट हुए हैं हर एक चीज़ में से, उनकी पोजीशन एग्जॉनरेट हुई है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उनके आने से पहले कुछ अहम फैसले हो रहे हैं। अब आपने ये इस तरफ इशारा किया, शायद बयानी शुरू में इब्तिदाइये में किया था, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस से
बरी हो गए हैं। अल्टीमेटली दिस केस हैज़ बीन शट। सही है। आपको पता है 3 साल से पेशियां भुगत रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब भी और हमजा शहबाज भी, और सबूत उनके पास कोई नहीं था। अदालत ने खुल्लम खुल्ला पूछा था इस्तगासे से, आपके पास कोई सबूत है? इस्तगासा ने कहा जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया था। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि ये फैसले काजी फाइज ईसा साहब के आने से पहले हो रहे हैं, वरना ये सब कुछ उनके खाते में डाल दिया जाता। एक बात। बिल्कुल। दूसरी दूसरी बात यह है कि इसका एक फ़ायदा इस फैसले का ये भी होगा कि उनके जो असासे मुंजमद थे, जिनकी ऑक्शंस की बातें हो रही थी, आपको तो याद होना चाहिए अच्छी तरह से, वो जो हैं उनको के मुतल्लिक भी अहम फैसला जो है वो हो गया है कि वो रिस्टोर कर दिए जाएं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपको याद है 2018 में ये कार्रवाई शुरू हुई थी, अब जाके फैसला हुआ 5 साल के बाद इसका। एनीवे, ठीक है, ठीक है। बुखारी साहब मेरा ख्याल है एक ब्रेक ले लें यहाँ पे। ब्रेक लेने से पहले वो एमक्यूएम की बात थोड़ी सी रह गई है आखिरी, अगर आप मुझे इजाज़त देंगी 2 मिनट की। वो ये कि उन्होंने तो जिसको कहते हैं ना कि अल्टीमेट डिक्लेरेशन दे दिया कि जी हम तो इलेक्शन को मानेंगे भी और इलेक्शन लड़ेंगे भी अगर ये नई मर्दमशुमारी पर होंगे, और इसके लिए हमें 2-4 महीने ताखीर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है। ये बात कहने के लिए मैंने आपसे इजाज़त दी है। ठीक है जी, ठीक है। यानी वो ताखीर के लिए भी अब तैयार है, कोई मसला नहीं, उनकी तरफ से कोई मसला नहीं, किसी और की तरफ से हो तो हो। क्या फैसला होता है इजलास में कहा तो जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि इजलास बुलाया जाएगा, बैठ के गौर भी किया जाएगा। अभी सिर्फ दिखाने के या कुछ करने के लिए ये हम नहीं बता सकते, इजलास के बाद ही पता चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। बैक से बात करेंगे खैबर में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की। ख़ुदकुश हमला जिससे कि एक बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था, उससे बचाया गया है, लेकिन इस हमले को बचाते हुए 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, अपनी जानों का नजराना दिया, 2 हमलावर हलाक हुए हैं। बुखारी साहब, ये जो एक वेव हम फिर से देख रहे हैं दहशतगर्दी की, आपको क्या लगता है कि ये फिर से अलार्मिंग है या फिर किसी आने वाले ख़तरे का पेश ख़ैमा? बहुत अलार्मिंग है ये सूरत हाल, और इसमें एक और तकलीफ की बात जिस तरफ इशारा ज़रूरी है वो ये कि 13 जुलाई को इसकी पेशगी वार्निंग आ गई थी कि यहाँ अटैक होगा। अच्छा। इसके बावजूद उनका इस हद तक आगे आ जाना कि एक पीछे से हमला कर रहा है, दूसरा फ्रंट गेट से हमला कर रहा है, और दोनों ऑलमोस्ट एंटर होने वाले हैं। जहाँ एंगेज किया गया उनको मार दिया गया, लेकिन वो अपने साथ जाते हुए 4 हमारे जो सिपाही जो पुलिस के नौजवान थे उनकी जानें भी साथ ले गए हैं। मेरे ख्याल से चूँकि ये वाक़यात पै दर पै हो रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से हमारी एजेंसीज को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, और इनके जो स्लीपर सेल्स हैं जहाँ से इनको फैसिलिटेशन मिलती है, जहाँ से ये क्रॉस द बॉर्डर चलते हैं और अपने टारगेट तक पहुँच जाते हैं, उन रास्तों को रोकना होगा, वरना ये तबाही जो है और फैलेगी। और ये पेनिट्रेट करता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है, KPK में दहशतगर्दी हो रही है। इससे पहले और अब चूंकि सेंसिटिव सूरत है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला रहम करे, अपना मुहर्रम शुरू हो रहा है। मुहर्रम में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मुझे इस बात की खुशी है कि हुकूमत ने ऑलरेडी फैसला किया है कि पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज को कॉल कर लिया उन्होंने मुहर्रम ड्यूटीज़ के लिए। अल्लाह करे कि ये मुहर्रम जो है ये खैर खैरियत से गुजर जाए, लेकिन हमें अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, और इनके जो स्लीपर सेल्स हैं उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सही, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर होता है ख़त्म। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।